नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। बिहार के नतीजों के बाद तो लगा कि इन दोनों गुजरातियों ने, खासकर अमित शाह जी की तो पकड़ पार्टी सत्ता संगठन पे इतनी जबरदस्त हो गई है कि अब शायद ही कोई विरोध के सूर निकालने की औकात रखेगा। लेकिन केसरगंज के पूर्व सांसद, भाजपा के उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता ब्रुजभूषण शरण सिंह ने ताल ठोक दी और सीधा हिट किया पार्टी, संगठन और सत्ता को। केशरगंज के पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार सुर्खियों में रहने वाले ब्रुजभूषण शरण सिंह ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक ऐलान कर दिया। विवादों और राजनीतिक उतार चढ़ावों के बावजूद उनकी लोकप्रियता तो अपने क्षेत्र में बनी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अगला लोकसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी टिकट देगी तो भी लड़ेंगे और नहीं देगी तो पैदल भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। उनके इस बयान से प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी, क्योंकि देवीपाटन मंडल में आज भी उनका जनाधार बेहद मजबूत माना जाता है। ब्रजभूषण ने कहा कि वह 2027 के विधानसभा चुनाव में कहीं से भी उम्मीदवार नहीं होंगे और न ही इसकी कोई तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका पूरा फोकस अब 2029 के लोकसभा चुनाव पर है। उनके मुताबिक देवीपाटन मंडल के लोग आज भी उन्हें सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता मुझे रिटायर्ड नहीं करना चाहती। पार्टी ने मेरे बेटे को टिकट दिया, मैंने निर्णय स्वीकार किया, लेकिन जनता आज भी मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती है। ब्रजभूषण सिंह ने आगे कहा कि मैंने किया है कि 2029 का चुनाव में लड़ूंगा। बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ूंगा, नहीं लड़ाएगी तो भी लड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग उनके बयानों को सुनकर ये मानते हैं कि वह समाजवादी पार्टी के और झुकाव रखते हैं, तो वो पूरी तरह गलत है। लोग इसलिए भी मानते हैं कि ये मैं बीच में एक टिप्पणी कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहले समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे हैं। जब मुलायम सिंह का दौर था, तो मुलायम सिंह के साथ सिर्फ मुस्लिम यादव ही नहीं थे, ठाकुर और ब्राह्मण भी जुड़े थे। उसके बाद में ये भाजपाई हो गए। तो ब्रिजभूषण एक समय समाजवादी पार्टी के भी सांसद रहे हैं। तो उनके ये जो तेवर है, जो तेज तेवर है या बगावती तेवर है, इससे लोगों को लगता है कि कहीं पुराना प्रेम जाग नहीं उठा हो। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो बिल्कुल कहीं और जा नहीं रहे हैं। पैदल चुनाव लड़ेंगे, यदि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो हो सकता है इंडिपेंडेंट लड़े, या उस समय पे क्या हालात होते हैं ये भी नहीं, समाजवादी से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि नेताओं का कोई ईमान धर्म तो अभी रहा नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। यह मामला लंबे समय तक कोर्ट और मीडिया में सुर्खियों में रहा। इसी विवाद के चलते भाजपा ने 2024 में उनका टिकट काट दिया था। यह टिकट उनके बेटे करण सिंह को दिया गया था। करण वर्तमान में केसरगंज से भाजपा के सांसद हैं। वैसा देखा जाए तो वो इसलिए भी अपनी लॉयल्टी भाजपा के प्रति लगातार दूसरी तरह से बताते भी है, क्योंकि परिवारवाद के खिलाफ लगातार बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, इनके पार्टी में क्या हो रहा है, ये भी ब्रिजभूषण के परिवार से आपको समझ में आएगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने स्पष्ट किया कि उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई मतभेद नहीं और उनकी राजनीतिक विचारधारा पूरी तरह से भाजपा के साथ जुड़ी है। उन्होंने अपने परिवार के राजनीतिक पदों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका एक बेटा भाजपा से सांसद है, दूसरा बेटा विधायक है, भतीजा ब्लॉक प्रमुख के पद पर है और उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। सिंह का कहना है कि उनका परिवार ही नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम और विचारधारा भाजपा की ही है, इसलिए उनके बयानों को किसी अन्य दल के समर्थक के रूप में देखना गलत होगा। लेकिन भाजपा में रहते भी भाजपा के खिलाफ ये बगावती तेवर भी माने जाएंगे।
बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देवीपाटन क्षेत्र की जनता आज भी उन्हें सांसद के रूप में देखना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि उनका जनसमर्थन आज भी उतना ही मजबूत है और इसी भरोसे के साथ वो 2029 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब पूरा यदि आप एपिसोड देखेंगे तो जो महिलाओं के साथ जो आरोप लगे महिलाओं ने यौन शोषण के, और उसके बाद ये बृजभूषण की ताकत ही थी कि उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी। महिलाओं को, बेचारियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे एफआईआर हुई। वो न्याय मांगने के लिए पूरी दुनिया के लोग थे, लेकिन इसके बाद पार्लियामेंट जहां महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था 33%, वही इन देश की होनहार बेटियों को पुलिस के जूते के नीचे रगड़ा दिया जा रहा था। लाठीचार्ज हुआ, उनका टेंट तोड़ा गया, उनको प्रताड़ित किया गया और उनको वहां से भगा दिया गया। ये केस चल रहा है, लेकिन इस केस के चलते बृजभूषण शरण सिंह पे तो कोई पार्टी एक्शन नहीं ले पाई, लेकिन टिकट शर्मा शर्मी में उनके बेटे को दिया। बाद में कुश्ती महासंघ में भी यही विवाद हुआ कि उन्होंने किसी अपने चमचे को ही वहां से अध्यक्ष बनवा दिया और फिर वो जीतने के बाद इनका भव्य स्वागत हुआ। बाद में कोर्ट ने इंटरवेन किया और बहुत सारा पानी, लेकिन आज भी वो संगठन इनके कब्जे में है। बृजभूषण शरण सिंह ये स्वयंभू है या हो गए? क्या ये योगी के लिए भी कोई संकेत है? क्योंकि योगी ठाकुरों के नेता कहलाते हैं। वो बिष्ट है, भले ही वो सन्यासी कहलाते हैं, लेकिन उन्हें राजपूत होने पे भी गर्व है। ये पहला सन्यासी मैंने देखा। शायद ये नया सनातन का कोई एक ब्रांच होगी, जिसमें संन्यास लेने के बाद भी अपने जात-पात पे गर्व करते हैं लोग। तो जब योगी जी राजनीति की राह भी नहीं पकड़े थे, उसके पहले से ब्रिजभूषण जो है, वो उस पूरे क्षेत्र में एक ताकतवर नाम के उभर के। वैसे देखा जाए तो गोरखपुर पीठ जो है, वो ठाकुरों का पीठ कहलाता है और उस क्षेत्र में इनका वैसे ही पहले से दबदबा था। वो आज भी भले ही सारे लोग योगी के मुख्यमंत्री के चलते, योगी के तेज तेवरों के चलते, संघ का बैकिंग है, इसके वजह से योगी जी के सम्मान में लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, उनको सम्मान देते हैं। लेकिन कहीं मंडल की भी बैठक हो, क्योंकि योगी जो दूसरे पीठ के जो पीठाधीश हैं, वहाँ पे भी वो मंडल और इनका मंडल एक ही हो जाता है। मंडल की बैठक में भी योगी आते हैं तो बृजभूषण उठते नहीं अपनी जगह से। वो आज भी इनसे बड़े ठाकुर मानते हैं अपने आप को और बड़े नेता मानते हैं। लेकिन जब बृजभूषण योगी को मिलने जाते हैं, तो इसके कई मायने निकाले जाते हैं। बृजभूषण का ये कहना कि मैं ही लड़ूँगा और मेरे सिवा कोई और नहीं लड़ेगा, ये भाजपा की उस स्थिति को बयान करता है, जो अटल जी ने एक बार कहा था पार्लियामेंट में कि ये जो अपराधी तत्व है, ये राजनेताओं से मदद माँगा करते थे कई बार, लेकिन बाद में राजनेता उनकी मदद लेने लगे चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए। जब इन तत्वों को ये पता पड़ा कि उनकी वजह से नेता चुनाव जीत रहे हैं, तो वो खुद ही चुनाव में उतर गए हैं और वो अब चुनाव लड़ भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं। ये अटल जी ने जो कहा, वो साक्षात यहाँ अब दर्शन दिखाई देता है। बृजभूषण सिंह का इतिहास बड़ा फ़िल्मी रहा है। कई बार उस पे चर्चा भी हुई है। अब इसके बाद वो एजुकेशनलिस्ट हो गए, वो बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया उन्होंने। अब धन बल के भरोसे वो वहाँ रॉबिन हुड की इमेज लेके अपने क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे में उनका एक खुली चुनौती देना, क्योंकि अभी 2029 में टाइम है, उसके बीच में इनका केस भी है और हमने हमेशा देखा कि दिल्ली के खिलाफ जो कड़े तेवर अपनाता है, दिल्ली फिर कई जगह है, दिल्ली आपकी पूँछ पे पैर रखने को कई जगह मिल जाती है दिल्ली को। और बृजभूषण शरण सिंह का तो बहुत सारा साम्राज्य है जिस पे
कई भी सरकारी एजेंसियाँ टोका-टकी कर सकती है, लेकिन फिर क्या बृजभूषण अकेले एक सीट केसरगंज के ही दावेदार हैं? या आस-पास के 4-5 सीट भी बिगाड़ने की औकात रखते हैं? लेकिन बिहार की जीत के बाद अब डिज़ाइनर नतीजे निकलने लगे हैं। यदि 2029 के नतीजों में 400 पार लिखा है और पहले से डिज़ाइन किया गया है, उसके अनुसार चुनाव होंगे, फिर क्या बृजभूषण चुनाव जीतेंगे? इसमें कई सवाल है जो आने वाला समय ही देगा। लेकिन वर्तमान में जब अमित शाह का सिक्का सब दूर चल रहा है, ऐसे में किसी एक क्षेत्र का उठ के ये कहना कि चाहे टिकट दो या ना दो, चुनाव तो मैं ही लड़ूँगा, ये कोई छोटी-मोटी बात तो नहीं। इसलिए कहा कि सीधा डायरेक्ट हिट किया है दिल्ली के अहम को, संगठन को, पार्टी को और अमित शाह को। योगी आदित्यनाथ तो वैसे ही बृजभूषण के सामने हमेशा हिट विकेट बन के खड़े होते थे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।